Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 7th SST. Here, I am your SST teacher. So let's get started with the second part of the first chapter of our history. As you know that the first chapter of our history is the medieval period. यानी कि हम medieval period के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे. In the last video, we discussed about the Turks and about the थलीफ्स एंड अरेबियंस, जिन्होंने इस जो हमारा पीरियड था मेडिवल, उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कन्क्वर किया और कौन सा रिलीजन था, इस्लाम रिलीजन को इन्होंने स्टार्ट किया, उसका उदय हुआ. अब हम आगे बात करते हैं. द टर्क्स ओटोमन्स रूल्ड मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. दे सेट अप द ओटोमन एम्पायर इन 1453 AD. They conquered Constantinople and largest city in the Roman Empire and renamed it as Istanbul and made it their capital. The Ottoman Empire included Syria, Palestine, Arabia, Egypt, besides Turkey. They also established their supremacy over southern and eastern Europe. The Turks यानी जो तुर्क थे, तुर्क्स में जो ओटोमन एक उनका क्या था, रूलर था, एक किंग था, उसके रूल में उन्होंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला यानी अरब जो एक हमारा क्या ओशियन था, पेनिसुला होता है अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, वो ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. तो जो ओटोमन था उसने बहुत सारे जो प्लेसेस थे अरेबियन पेनिनसुला के, उस पर राज करता था. दे सेटअप द ओटोमन एम्पायर, उन्होंने वहाँ पे अपना एक ओटोमन एम्पायर सेट कर लिया था. और जो 1453 यानी 1453 AD का जो पीरियड था, यानी कि 13th सेंचुरी थी, दे यानी कि 15th सेंचुरी थी, दे कन्वर्ड, उन्होंने क्या जीता था, कॉन्स्टेंटिनोपल. जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो रोम की क्या थी, एक बहुत बड़ी सिटी थी. रोमन जो राज्य था, एम्पायर था रोमन्स का, उनकी जो बहुत बड़ी सिटी थी, लार्जेस्ट सिटी थी, उसको जीत लिया था और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, इस्तानबुल. जो इस्तानबुल था उसका जो पहले हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जो नाम था वो क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि नोपोल. एंड मेड इट, और उन्होंने उसी को अपनी कैपिटल बना लिया था. तो इससे पहले उनकी कैपिटल क्या थी, तुर्क्स की बगदाद. उसके बाद उन्होंने किसको बना लिया, इस्तानबुल को. तो जो ओटोमन एम्पायर था उसमें कौन कौन से कंट्रीज थी इंक्लूडेड, वो थी सीरिया, पैलेस्टाइन, अरबिया, इजिप्ट और तुर्की. और जो उनकी सुपरमेसी थी, यानी कि वो एक सुपरमेसी यानी एक पावरफुल राज के रूप में ऊपर आए थे. उनका वो कहाँ पे था, साउथर्न, यानी कि जो साउथ का जो पूरा साउथर्न और ईस्टर्न यूरोप था, उस पर किनका राज था, तुर्क्स का. और तुर्क्स में कौन से राजा का, ओटोमन्स का. Now we discuss about the Mongols. The Mongols were the nomadic people who lived in the steppes of Central Asia, extended from the Ural Mountains to Gobi deserts. They moved from place to place with their herds of sheep and goats and cattle. The Mongols were excellent horsemen. तो फिर उसके बाद कौन आए, मंगोल्स. तुर्क के बाद तो मंगोल्स क्या थे, नोमैडिक पीपल, यानी कि वही जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, या फिर जिनको हिंदी में हम बोलते हैं खानाबदोश लोग. वो कहाँ पे रहते थे, जो सेंट्रल एशिया था वो वहाँ पे रहते थे. और एक्सटेंडेड फ्रॉम कहाँ से, यूरल माउंटेन. ये जो यूरल माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स की एक सीरीज है जो रशिया में, वेस्ट रशिया में है. वहाँ से गोबी डेजर्ट ये ईस्ट एशिया में है, यानी कि वेस्ट एशिया के माउंटेन से लेके गोबी डेजर्ट जो कि ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया में है, वहाँ तक ये जो फैले हुए थे, रहते थे कौन, मंगोल. तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे अपनी शिप्स को लेके, गोट्स को लेके, कैटल्स को लेके. और जो मंगोल्स थे वो बहुत अच्छे राइडर थे, हॉर्स राइडर थे, हॉर्समैन, यानी कि वो घोड़े चलाने में, हॉर्सेज को कंट्रोल करने में एक्सीलेंट यानी कि माहिर थे. In 1206 AD, a Mongol warrior named Temujin took control of all Mongol tribes and got the title of Chengiz Khan. He unified various groups under Chengiz Khan's rule
द मंगोल्स अटैक्ड नॉर्थन चाइना इन शॉर्ट टाइम। द मंगोल्स बिल्ट अप ए वास्ट एम्पायर। तो जो 1206 एडी था, यानी कि जो 13th सेंचुरी थी, उसमें जो मंगोल्स थे, उनका नाम, जो मंगोल्स वॉरियर यानी कि उनका जो एक योद्धा था उसका नाम था तरमुजिन। उसने क्या किया था, जो मंगोल्स के छोटे छोटे ट्राइब्स थे यानी कबीले थे, उनको इकट्ठा करके उन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया था। यानी उनके जो छोटे छोटे समूह थे, ग्रुप बने हुए थे मंगोल्स के, उसने क्या किया, तरमुजिन ने सारे ग्रुप्स को इकट्ठा किया और उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और उसको कौन सा नाम दिया गया, तरमुजिन को चंगेज खान के नाम से वो क्या हुआ, फेमस हुआ था। उसने क्या किया था, यूनिफाइड यानी कि इकट्ठे कर लिए थे बहुत सारे ग्रुप्स को। और जो चंगेज खान का रूल था उसमें क्या हुआ था, मंगोल्स ने चाइना पे अटैक कर दिया था और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना एक बड़ा एम्पायर यानी कि एक अच्छा फैला हुआ राज्य एस्टेब्लिश कर लिया था, बिल्ट कर लिया था, अपना बना लिया था। चंगेज खान died in 1227 AD. His grandson Halaku Khan led a massive attack against West Asia in 1258 AD and destroyed Baghdad. जो चंगेज खान था उसकी डेथ हो गई थी 13th सेंचुरी में, कब, 1227 AD में। फिर उसके बाद उसका ग्रैंडसन यानी कि उसका जो पोता था हलाकू खान, उसने क्या किया, वेस्ट एशिया पे एक मैसिव अटैक यानी कि बहुत ही, जिसमें ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत हानि होना, डिस्ट्रक्शन यानी बहुत नुकसान हुआ था, तबाही हुई थी। तो उसने उस पर अटैक किया एशिया पे, कब, 1258 AD में। और जो बगदाद था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यानी उसको ख़त्म कर दिया। इन 14th century AD, the more devastating invasions began under Temur Ilang. During the period from 1379 AD to 1405 AD, he led campaigns which were more devastating than those of Genghis Khan. He devastated Iraq, Iran, Central Asia, Syria, Anatolia and Northern India. तो जो 14th सेंचुरी थी उसमें जो ये थे मंगोल्स, उनका एक नया राजा आया जिसको हम बोलते हैं तैमूर इलैंग। उसका नाम क्या था, तैमूर इलैंग। और उसने कब से, तो उसका जन्म हुआ था, उसने जो शासन यानी कि राज किया था उसका टाइम पीरियड था 1379 AD टू 1405 AD। तो इसमें क्या किया था उसने, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है विनाश करना, यानी कि वो सब कुछ तहस नहस कर देना। तो जो तैमूर इलैंग था उसको एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर जो एक राजा था वो माना गया था। कहते थे कि उसमें बिल्कुल भी वो लोगों के बारे में सोचता नहीं था और हमेशा डिवास्टेटिंग यानी कि विनाशकारी था। तो उसने क्या किया था, जो चंगेज खान था उससे भी ज़्यादा उसके जो राज्य में क्या हुआ था, विनाश हुआ था। उसने ऐसे मतलब हमले किए थे कि जो जिन स्टेट्स पे उसने अपना हमला किया था उनको वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता था। तो क्या किया था जो तैमूर ने, उसने अपने उसमें इराक, ईरान, सेंट्रल एशिया, सीरिया, एंटोलिया और जो नॉर्थन इंडिया था उस पर अटैक्स किए थे और वहाँ पे बहुत सारा जो वो कर दिया था, डिवेस्टेटिंग हो गया था, यानी कि बहुत सारा उसने वहाँ पे तहस नहस तबाही कर दी थी। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड था उसके ड्यूरिंग यानी उसके दौरान जो यूरोप की थी उसकी कंडीशन क्या थी। द पीरियड बिटवीन द 5th century AD to the 11th century AD is known as the Dark Age in the Europe, because during this period when some countries of Asia like India, China and Arabia were witnessing developments in various areas of culture and civilization, Europe was facing regression. In the 5th century AD, the mighty Roman civilization, Europe empire declined because of the invasion of the Huns. There was confusion, disorder, instability and constant wars. The common people were leading a miserable life. So, जो यूरोप था उसमें जो टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको हम डार्क एज पीरियड भी बोला जाता है हमारी हिस्ट्री में। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब उस टाइम पे क्या हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी एशिया की कंट्री थी, इंडिया थी, चाइना थी,
वहाँ पे डेवलपमेंट्स यानी कि ग्रोथ हो रही थी, उनका कल्चर बढ़ रहा था, सिविलाइजेशन आ रही थी उनमें। और यूरोप में क्या हो रहा था, रिग्रेशन, यानी उस टाइम पे डाउनवर्ड, यानी कि उसका डेवलपमेंट्स जो थी वो रुक गई थी, डेवलपमेंट्स की जगह वो पीछे जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ था, जो 5th सेंचुरी थी उसमें जो रोमन्स थे उनका एम्पायर था यूरोप पे। तो फिर हंस ने उन पे अटैक किया अपनी आर्मी के साथ, और वहाँ पे हंस जो थे उन्होंने अपना, हंस डायनेस्टी थी, उन्होंने अपना राज कर लिया, और जो उनका रोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, डेक्लाइन हो गया। और उसके साथ ही क्या हुआ, लोगों में कन्फ्यूजन हो गई, डिसऑर्डर हो गया, कोई ऑर्डर नहीं रहा, कोई स्टेबिलिटी रही, और बहुत सारे वॉर्स होने लगे। तो फिर क्या थे, जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे वॉर्स में, आर्मी में नहीं थे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही दया नहीं, यानी मिजरेबल, यानी बहुत ही दया नहीं हो गई थी, कुछ भी स्टेबल नहीं था, उन्हें पता ही नहीं लगता था कि वो किसके अंडर में है, कभी कोई उन पे अटैक करता था तो कभी कोई। Emergence of feudalism. The absence of a strong central authority gave rise to a new social and political system called feudalism. The land was distributed among the nobles and they were called the feudal lords. This gift of land was called fief. In return of the fief, the lord promised to help the king in fighting by providing soldiers, and they provided other service to the king. फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि आपको कुछ ज़मीन दी जाएगी जिसके बदले में आप जो राजा होता है उसकी युद्ध में हेल्प करते हैं। तो जो यूरोप में उस टाइम पे क्या हुआ था, मेडिवल पीरियड में कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, सब डिसऑर्डर था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनकी जो नई सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम बना था उसको बोलते थे फेडरलिज्म। तो उसमें क्या कहते थे, जो किंग था वो अपनी लैंड्स को, नोबल्स होते थे यानी कि जो नोबल्स यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनमें वो अपनी जो ज़मीन था वो किंग उनको दे देता था, और उसके बदले में उन लोगों को क्या बोलते थे, फेड्यूल लॉर्ड्स, उनको फेड्यूल लॉर्ड्स के नाम से बोला जाता था। और जो ज़मीन उनको दी जाती थी उसको वो फीफ बोलते थे। तो जो किंग उनको ज़मीन देता था तो उसके बदले में वो क्या करते थे, जब भी युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, कहीं पे वॉर होता था, तो वो सोल्जर्स थे, वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो उनको सोल्जर प्रोवाइड करते थे, और भी बहुत सारी सर्विसेज थी जो किंग को चाहिए होती, तो वो उस ज़मीन के बदले में किंग को प्रोवाइड करते थे। द किंग occupied the top position. He distributed the land among the feudal lords. The feudal lords further distributed the parts of their land to vassals, the less powerful nobles. The vassal had to fight in the lord army when called. The peasants, who were known as serfs, had to work on the land of the vassal. The serfs were the largest and lowest social group in medieval European society. The landlord took the maximum share of the produce, while the peasants were forced to lead a miserable life. तो जो किंग था ऑक्यूपाइड था, जो टॉप पोजीशन में रहता था, वो उस टाइम पे कौन रहता था, किंग होता था, वो टॉप पोजीशन में रहता था, और जो अपनी ज़मीन को किन में बांट देता था, फेड्यूल लॉर्ड्स में। लेकिन जो फेड्यूल लॉर्ड्स थे वो खुद उस पे ज़मीन पे मतलब खेती नहीं करते थे, फार्मिंग नहीं करते थे, वो फर्दर यानी आगे उस ज़मीन को वैसल्स में बांट देते थे। वैसल्स होते थे वो लेस पावरफुल नोबल्स होते थे, यानी जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो उस टाइम उस सोसाइटी के पावरफुल लोग होते थे, और जो उनसे कम पावरफुल होते थे उनको वो बोलते थे वैसल्स, यानी वो आगे अपनी ज़मीन को किसको देते थे, वैसल्स को। और वैसल्स को जब भी वॉर होता था तो लड़ने के लिए उन्हें जाना पड़ता था, वैसल्स जाते थे लड़ाई में। और फिर आते थे पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर होते थे, वो बहुत ही नीचे, जो सबसे नीचे का ग्रुप होता था उसके लोग होते थे, उन्हें हम सर्फ्स भी कहा जाता था। वो उस लैंड पे काम करते थे वैसल्स की पे। जो सर्फ्स थे वो लार्जेस्ट थे यानी उनकी नंबर ज़्यादा थी, लेकिन लोएस्ट सोशल ग्रुप यानी जो सोसाइटी का सबसे निचला ग्रुप था उस ग्रुप के लोग होते थे। तो जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड यानी कि फ्यूडल लॉर्ड, वो सबसे बड़ा हिस्सा उस फसल का यानी कि जो भी पैदा होता था फार्मिंग से, तो सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूडल लॉर्ड्स लेते थे, उसके बाद वैसल लेते थे, और जो पीजेंट्स थे यानी कि जो फार्मर थे उन्हें वही थोड़ा सा मिलता था, और वो अपनी मिजरेबल लाइफ यानी वो उनकी दया पर ही जीते थे, वो उनको थोड़ा बहुत दे देते थे और उसी पे अपना वो
गुजारा करते थे। द चर्च वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड रिलीजन। द प्रीस्ट also enjoyed a high status in the society. The learning was confined mainly to religion center. The feudal lords and the priests led a luxurious life at the cost of exploiting peasants. During the Dark Age, Europe was very backward in trade and commerce. At that time, Arab occupied most of the trade of the region, so Europeans had to face great rivalry with Arabs. There were also religious conflicts between the European Christian and the Arab Muslim. These religious wars are called crusades. तो उस टाइम पे जो चर्च होते थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो जो चर्च होते थे वही सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते थे यूरोप में मेडिवल पीरियड में। वहीं पे एजुकेशन दी जाती, वहीं पे पॉलिटिकल पॉलिसीज और रिलीजियस जो भी उन्हें वो करना होता था वो सारे कहाँ होते थे, काम चर्च में। और जो पेरिस्ट यानी कि पादरी, यानी जो जिसे हम फादर कहते थे, जो चर्च में रहते थे, उन्हें एक हाईएस्ट स्टेटस मिलता था सोसाइटी में। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो पेरिस्ट थे, ये दोनों ही एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, यानी आरामदायक ज़िंदगी जीते थे। क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, वो ज़मीन वैसल्स को देते थे, और जब भी किंग को किसी सर्विस की नीड होती थी तो वैसल्स जाते थे, ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स। वो बैठे थे और जब भी फसल आती तो उसका सबसे बड़ा पार्ट फ्यूडल लॉर्ड्स लेते थे। सेम ही पेरिस्ट के साथ होता था, वो शिक्षा देते थे, रिलीजियन पॉलिसी बनाते थे। तो उनको क्या होता था, एक लग्जूरियस लाइफ को, एक आरामदायक ज़िंदगी और एक उनको हाई स्टेटस मिलता था सोसाइटी में। और ये सब किस कीमत पे मिलता था, एक्सप्लॉइटिंग, यानी वो जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका शोषण होता था। क्योंकि काम तो सारा पीजेंट्स करते थे और जो प्रोड्यूस होता था, जो फसल आती थी, वो सारी ये लोग ले लेते थे और इनको जो सोसाइटी में सबसे लो स्टेटस मिलता था। तो इस डार्क एज में क्या हुआ था, यूरोप जो था वो ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी पीछे हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ स्टेबल तो था नहीं। कभी वॉर होते थे, कभी कोई हमला करता था, तो जो ट्रेड और कॉमर्स था वो उसका काफ़ी बैकवर्ड हो गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो अरब्स थे उन्होंने जो ट्रेड था उस पर के बहुत सारे भाग पे किसका राज हो गया था, अरब्स का। वो कंट्रोल करते थे ट्रेड को। तो जो यूरोपियन थे उन्हें अरब थे उनसे एक अच्छी खासी राइवलरी यानी दुश्मनी हो गई थी। तो उनके वो क्या थे, आपस में उनके साथ राइवलरी हो गई थी और उनके रिलीजियस यानी धार्मिक झगड़े भी होते थे। क्योंकि जो यूरोपियन थे वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे, और जो अरब्स थे वो मुस्लिम थे, यानी कि इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे। जिसके कारण क्या होते थे, उन दोनों धर्मों को, वो उनके धर्म को बुरा बोलते थे और वो उनके रिलीजन को बुरा बोलते थे। और इन्हें क्या कहते थे हम, क्रूसेड्स। इन झगड़ों को क्या नाम दिया गया था, क्रूसेड्स का। अराउंड 1400 AD, however, feudalism began to decline in Europe and the new development starts in social, economic and political spheres. A new concept of a nation emerged. By the 16th century, several independent sovereign states emerged in Europe. The nation states which emerged in 15th century were Spain, France, Holland, Portugal, England. The territories of modern Germany, Prussia, Austria had formed the Holy Roman Empire with its many semi-independent states. In Scandinavia, Denmark, Norway, Sweden and Russia also similar process of states building was taking place. तो जो 1400 AD था, यानी कि हमारी जो 15th सेंचुरी थी, उसमें क्या हो गया था, जो फेडरलिज्म था वो डेक्लाइन यानी कि ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था यूरोप में। और जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस थे, एरिया थे उनके, उनमें डेवलपमेंट्स आनी शुरू हो गई थी। तो एक नया कंसेप्ट आया था नेशन का उस टाइम पे। और जो 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो इमर्ज हो गए थे यूरोप से। और क्या था, जो नेशन स्टेट्स थे जो इमर्ज हुए थे 15th सेंचुरी में, वो कौन कौन से थे, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड। टेरिटरीज ऑफ मॉडर्न जो नया जर्मनी है अभी मॉडर्न टाइम का, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया। और जो उन्होंने अपना एक रोमन एम्पायर था वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ उस टाइम पे क्या कर लिया था, सेटअप कर लिया था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे,
कि जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनका जो पूरा शासन था वो ख़त्म हो गया था, और जो स्टेट्स थे वो अलग अलग अपनी जो रूल्स थे वो बनाने शुरू कर दिए थे, और अपनी अलग से ट्रेड कॉमर्स और उन्होंने अपनी जो सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर्स थे उनमें डेवलपमेंट्स लानी शुरू कर दी थी, और छोटे छोटे अपने अलग आज़ाद जो स्टेट थे वो बन गए थे यूरोप में। स्कैंडिनेविया था, उसमें 3 कंट्री आती थी, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन और रसिया। इनमें भी क्या हो गया था, यही प्रोसेस हो गई थी, स्टेट बनने लग गए थे अपने अलग अलग। So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. So thank you and have a nice day.